हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रांसिस बैकन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे जो उनका मेन वर्क है ऑफ स्टडीज़। जो पार्ट किसका है? एसेस का। जो उन्होंने एसेस लिखा था 1597 के अंदर, जिसमें इन्होंने 10 एसेस लिखे थे। उसमें जो सबसे मेन एसेस है वो है ऑफ स्टडीज़ का। किसने लिखा था? बाय फ्रांसिस बैकन ने। आज हम इसकी समरी करेंगे, जितना हो सके उतना मैं इस वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समरी इन शॉर्ट किसकी? ऑफ स्टडीज़ की। हम बात करते हैं किसकी? ऑफ स्टडीज़ की। अगर हम बात करें ऑफ स्टडीज़ की तो पहली बात क्या आती है? यूज़, अब्यूज़ एंड रिजल्ट ऑफ स्टडीज़। यूज़ यानी अगर कोई इंसान स्टडी करता है तो उसका उपयोग कैसे करता है। अब्यूज़ यानी गाली देने से मतलब नहीं है। अब्यूज़ का मतलब यहाँ पे है कि इसका मिसयूज लोग कैसे करते हैं। कुछ लोग स्टडी करके उसका मिसयूज भी करते हैं, उसे बोला गया है अब्यूज। एंड थर्ड इज रिजल्ट ऑफ स्टडी। अगर आप पढ़ते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है उस स्टडीज का, ये बताते हैं। कौन बताते हैं? फ्रांसिस बैकन। वो बोलते हैं कुछ लोग क्या होते हैं, स्टडी करते हैं किसके लिए? डिलाइट के लिए। डिलाइट यानी खुशी के लिए। कुछ लोग पढ़ते हैं सिर्फ खुशी के लिए। किताब चख ली, पढ़ लिया, खुशी मिली, किताब बंद कर दिया, काम खत्म। ठीक है। तो कौन क्या होते हैं कुछ लोग? दे सर्व फॉर डिलाइट। इसलिए पढ़ते हैं, खुशी लिए पढ़ते हैं। सेकंड आ गया रिफाइंड एंड ऑर्नामेंट। कुछ लोग होते हैं किस लिए पढ़ते हैं? रिफाइंड यानी प्योर करने के लिए, अपने आप को, अपनी कमियों को दूर करने के लिए पढ़ते हैं, प्योर करने के लिए पढ़ते हैं। रिफाइंड यानी प्योर से मतलब इसको, इससे मतलब है प्योर से। दूसरी बात आती है किससे? ऑर्नामेंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किस लिए पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। ऑर्नामेंट यानी दिखावे के लिए। दिखावे यानी अगर हम बात कर रहे हैं, ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। यानी जिस तरह से लेडीज अपने आभूषण पहनती है किसके लिए? सिर्फ दिखावे के लिए। उसी तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं, स्टडी जो करते हैं किसके लिए करते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए अपनी स्टडी करते हैं। यानी स्टडी करने में उनको मजा नहीं आ रहा होता, सब इसलिए स्टडी करनी है क्योंकि दुनिया कर रही है तो हमें भी स्टडी करनी है। तो उस तरीके स्टडी क्या होती है? वो स्टडी होती है ऑर्नामेंट स्टडी। कौन सी स्टडी होगी? ऑर्नामेंट स्टडी। और जो तीसरी स्टडी है कौन सी है? इम्प्रूव आवर एबिलिटी। कौन सी? अपने खुद की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्टडी की जाती है, वो होती है इम्प्रूव आवर एबिलिटी। यानी इसमें 3 बंदे पाए जाते हैं। कौन कौन से बंदे पाए जाते हैं? पहला इंसान तो स्टडी करेगा किसके लिए? डिलाइट के लिए। दूसरा स्टडी करेगा किसके लिए? अपने आप को प्योर करने के लिए। या फिर इसी के अंदर दूसरा पार्ट है क्या करेगा? वो दिखावे के लिए स्टडी करेगा। तीसरा कौन सा है इसमें? तीसरा इसमें है इम्प्रूव आवर एबिलिटी, यानी अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है इंसान? इम्प्रूव आवर एबिलिटी यानी स्टडी करता है। ठीक है। 3 बंदे आगे। खुशी के लिए, प्योर और आभूषण। यानी प्योर एंड अनऑर्नामेंट मतलब क्या हो गया कि कुछ लोग स्टडी करेंगे अपनी शुद्धता के लिए और कुछ लोग स्टडी करेंगे अपने दिखावे के लिए। इसमें 2 पार्ट बन गए, रिफाइन एंड ऑर्नामेंट के लिए। तीसरा बन गया इसमें जो बंदे होंगे अपने वर्ग के बंदे होंगे, इम्प्रूव आवर एबिलिटी, यानी अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए स्टडी करेंगे। अब आगे बात करते हैं। फ्रांसिस बैकन बोलते हैं जो स्टडी है वो आपकी बेस्ट कंपेनियन है। ठीक है। क्या है वो? बेस्ट कंपेनियन है। यानी कंपेनियन मतलब बेस्ट साथी है आपकी। ठीक है। अब आप क्या करो, जब आप बोर हो रहे हो, बोर यानी जब आप लोनली हो, अकेले में हो, बैठे हो, और कोई आप ऐसी किताब पढ़ लो जो आपके लाइफ में काम आएगी, तो क्या हो जाएगी? वो किताब क्या बन जाएगी? आपकी बेस्ट कंपेनियन। कंपेनियन साथी बन जाएगी आपकी। ठीक है। या फिर रिटायर हो चुके हो, बोर हो रहे हो, तब आपको किताब पढ़ लो। ठीक है। तो उस टाइम पे जो आपकी बेस्ट फ्रेंड होगी वो कौन होगी? बुक यानी स्टडी। आगे बात करते हैं हाउ टू स्टडी, कि स्टडी कैसे करनी चाहिए। फ्रांसिस बैकन बोलते हैं तो पर्पस ऑफ रीडिंग है स्टडी का, वो कैसा होना चाहिए? शुड बी अ केयरफुल। केयरफुल मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है। और एनालिसिस ऑफ द मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने पढ़ लिया वो सही है, उस पर आंख बंद कर भरोसा कर लो। नहीं, आपको जो आपने जो पढ़ा है, अगर आपको हल्का सा शक हो रहा है कि चीज़ गलत हो सकती है, तो आप क्या करो, उसको जाकर गूगल करो, चेक करो कि वो सच में चीज़ जो मैंने पढ़ी है वो सच में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। अगर सच में पॉसिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? गलत पढ़ रहे हो।
तो क्या बोल रहे हैं कि शुड बी अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द मैटर। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहते हैं कि आमतौर पर जो मार्केट के अंदर जो सस्ती सी किताब बेची जाती है, आप उसे ना पढ़ें, बल्कि आप उनको पढ़ें जो फैक्ट के तौर पर किताबें महंगी होती हैं। महंगी मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता किताबें महंगी पढ़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किताबें सही पढ़ो, जिसमें आपको मैटर सही मिले। ठीक है, जैसा कि अगर आप बस स्टैंड पे गए तो आपको दिखाई जाता है कि 30 दिन में स्पोकन इंग्लिश सीखें या 20 दिन में डॉक्टर बने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको उस तरीके की किताबें नहीं पढ़नी। ठीक है, हम आगे बात करते हैं डिफरेंट वेज ऑफ स्टडीज। यानी वो बोलते हैं स्टडीज के डिफरेंट वेज होते हैं, यानी पढ़ाई करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, और अलग अलग किताबें भी होती हैं। अब बोलते हैं कुछ किताबें ऐसी होती हैं, कैसी होती हैं कि जिनको आप सिर्फ पार्टली पढ़ें, यानी कुछ हिस्सा भी पढ़ लोगे उस किताब का तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और कुछ होती है ऐसी होती हैं जिसको आप पूरा पढ़ो लेकिन जल्दी से पढ़ लो तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको आप क्या करोगे, पूरे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस किताब को पढ़ पाओगे। और जब इस टाइप की आप किताब पढ़ोगे तो आपको देखोगे कि भाई मैं उस किताब को जितनी बार भी पढ़ रहा हूँ, मुझे इतनी बार ही कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो जो इस तरह की किताबें होती हैं बहुत ही मजेदार होती हैं, बहुत ही नॉलेजेबल होती हैं। कौन सी किताबें, जिसको आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे और इसका मैटर बहुत ही सही होगा। अब बात करते हैं आगे, वेरिड सब्जेक्ट अफेक्ट ह्यूमन। यानी जब आप स्टडी करते हो तो उसमें बहुत सब्जेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, माइंड, किसको माइंड करते हैं, वेरिड सब्जेक्ट अफेक्ट ह्यूमन माइंड एंड पर्सनैलिटी इन डिफरेंट वेज। किसके, इंसान के माइंड के और पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से उस पर अफेक्ट यानी प्रभाव डालते हैं। कैसे प्रभाव डालते हैं, आगे हम बात करते हैं। यानी अब होता क्या है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वाइस बन जाओगे, पोइट्री पढ़ोगे, पोइट्री एंड कविताएं पढ़ोगे तो विटी बन जाओ, विटी मतलब चतुर बन जाओगे। ठीक है, और अगर आप क्या पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप तेज बन जाओगे। तेज यानी कैसे, तेज कैसे बनोगे, अगर आपको पता है कि अगर हम मैथमेटिक्स के कोई सवाल करते हैं, यानी मैथ को सवाल करते हैं और हमसे हल्की सी भी गलती हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सवाल को शुरू से लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा हमने कहाँ पे गलती की है कि जिसके कारण हमारा जो आंसर मैच नहीं हो पा रहा। और इस तरीके से क्या करोगे, उसे बार बार रिवीजन करोगे। जब किसी चीज का बार बार रिवीजन करते हो तो उसमें क्या हो जाओगे, आप तेज बन जाओगे। क्लियर है। फिर बात आती है फिलॉसफी की। फिलॉसफी क्या करेगा, फिलॉसफी क्या होता है, थिंक डीपली लीडिंग टू सीरियसनेस। फिलॉसफी होता है दर्शन शास्त्र। क्या होता है, दर्शन शास्त्र। अपने बोलते हैं ना आमतौर पे कि ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़। ठीक है, इसका मतलब क्या, ज्यादा दूर की मत सोच, सेंस हो जाता है। अगर कोई ऐसा इंसान जो ज्यादा दूर की सोच नहीं पाता, वो क्या पढ़े, उसको क्या पढ़ना चाहिए, उसको फिलॉसफी पढ़नी चाहिए। वो क्या करेगा, थिंक डीपली, यानी वो बहुत गहरा सोचने लग जाएगा। ठीक है, लीडिंग टू सीरियसनेस। क्लियर है। ट्रिक की, यानी ऐसा इंसान जो भाषण कला में निपुण नहीं है, यानी ऐसा इंसान जिसको भाषण देना नहीं आता स्टेज पे जाके, अगर वो चाहता है कि मैं भाषण कला में स्किलफुल हो जाऊं, मेरे अंदर भाषण देने की कला आ जाए, तो क्या करना चाहिए, रेट्रिक, यानी उसे भाषण कला को पढ़ना चाहिए, किस तरह से इंसान जाके स्टेज पे भाषण देता है। अगर वो इस तरह से तरीके पढ़ने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाषण कला में पूरी तरह से निपुण हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, सो रेट्रिक यानी भाषण कला में निपुण होना चाहिए। ठीक है, निपुण होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस रेट्रिक पढ़ना पड़ेगा। ये एक सब्जेक्ट है रेट्रिक, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो भाषण कला में निपुण हो जाएगा तो किसी भी चीज पे वो क्या कर सकता है, आर्गू कर सकता है। आर्गू यानी किसी भी चीज पे लेके वो अपने मुद्दों पे बहस कर सकता है। ठीक है, कि कौन सी सही है और कौन सी सही नहीं है। ठीक है, ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको